प्यारे बच्चों, आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 53 है। 100 मॉक टेस्ट हम लगाएंगे, पूरे 1000 क्वेश्चन 100 मॉक टेस्ट में। डेली का हम 10 टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपके जून एग्जाम 2026 में प्रस्तावित है यूपी पुलिस कांस्टेबल का। उसके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, उनका लेवल कुछ का हार्ड, कुछ का मीडियम, कुछ का इजी, सभी क्वेश्चन का मिश्रण रहता है। और वीडियो के अंत में एक अभ्यास प्रश्न आपके देते हैं हम, जिसका आपको आंसर देना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं पिछली क्लास का अभ्यास प्रश्न हमारा क्या था। हमारा अभ्यास प्रश्न में पूछा गया था, अकबर लोहे के बने खोखले बेलन में लोहे का आयतन है 1430 घन सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर, बाहरी व्यास 14 सेंटीमीटर हो, तो बेलन की दीवारों की मोटाई बतानी थी हमें। तो बेलन यानी कि सिलेंडर हमारा, ये हमारा खोखला बेलन है जो दिया था हमें सवाल में। अब इसका आयतन मुझे दिया गया है कि आयतन इसका कितना है। खोखला बेलन हमारे पास है तो उसकी दीवारों की मोटाई बतानी है मुझे खुद, ऐसे कि भी ऐसे कुछ आकृति बनेगी इसकी खोखले बेलन की। तो यहाँ पे इसका बाहरी जो व्यास दिया है वो तो दिया है हमारा 14 सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई दी है जी 35 सेंटीमीटर, और मुझे उसकी दीवारों की मोटाई ज्ञात करनी है। तो देखिए, सबसे पहले मुझे आंतरिक त्रिज्या का पता होना चाहिए, यानी कि ये स्मॉल आर, और ये बाहरी जो है वो कैपिटल आर हो जाएगी। तो खोखले बेलन का जो आयतन होता है, खोखले बेलन का आयतन, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर कोष्ठ बंद और गुना एच। ये हमारा खोखले बेलन का आयतन होता है। अब इसका आयतन मुझे ऑलरेडी इसका मान दिया है कितना, 1430 दिया है, 1430 घन सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना है किसकी वैल्यू, उसमें सबसे पहले मोटाई निकालने के लिए मुझे स्मॉल आर की वैल्यू अगर मुझे पता लग जाए तो कैपिटल आर और स्मॉल आर का अंतर ही मेरी दीवारों की मोटाई मुझे बता देगा। तो देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। पाई का मान हमारे पास क्या होता है, 22/7 होता है। हमारी कैपिटल आर यानी कि बाहरी त्रिज्या व्यास हमारा दे रखा कितना सवाल में, 14 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ हो जाएगा यानी कि 7, यानी कि 7 का स्क्वायर करेंगे हम, और माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर करेंगे और गुना करेंगे साथ में 35 की, और बराबर लिख देंगे हम कितना, 1430 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ से 5 सतह 35, 5 गुना करेगा 22 में तो हो जाएगा 110, 110 इंटू 7 का स्क्वायर 49 माइनस आर का स्क्वायर और बराबर 1430। 1430 को भाग करेंगे हम 110 से, तो हमारे पास आ जाएगा 11 कम 11 बच गया 3, 11 तिया 33, यानी कि 49 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर 13। ये 49 इधर जाकर हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास माइनस का 36, यानी कि माइनस का आर स्क्वायर बराबर माइनस का 36, माइनस का 36, माइनस से माइनस कट गया, आर की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल आर की, अनरूट रख देंगे तो यानी कि 6 आ जाएगा। यानी कि हमारी कैपिटल आर और स्मॉल आर का अंतर बताएगा उसकी बेलन की दीवारों की मोटाई कितनी है। तो कैपिटल आर का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, स्मॉल आर का है हमारा 6, इन दोनों का जो अंतर आएगा वो आएगा 1, तो 1 सेंटीमीटर मेरा उसकी दीवारों की मोटाई हो जाएगी बेलन के खोखले के। तो ऑप्शन हमारी राइट हो जाएगी दूसरी। आज का पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा यूपीएससी एग्जाम 2026 में जो मार्च में 14-15 मार्च में हमारे कराए गए थे एग्जाम, उसी के सारे क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में लिए गए हैं हमारे। तो पहला क्वेश्चन है, चम्मन और 144 का अनुपात बताना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चम्मन और 144 में अनुपात बताना है हमें। तो 18 से डिवाइड करेंगे, 18 तिया चम्मन, 18 अट्ठे 144, तो यानी कि मेरा अनुपात आ जाएगा 3:8, जो कि ऑप्शन दिया गया है राइट, ऑप्शन डी में 3:8। अब की बार यूपीएससी के जो एग्जाम होता है उसमें मैथ और रीजनिंग बहुत ही सिंपल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा यूपीएससी के एग्जाम का ही है। अनीता 12,000 रुपये 4 वर्षों के लिए 7% की वार्षिक दर से
साधारण ब्याज की दर से निवेश करते हैं और 4 साल के बाद वह 15,360 रुपये कुल राशि से मिलती है। तो उन्होंने पूछा अनिता द्वारा कितना ब्याज अर्जित किया। तो जब मुझे मिस धन दिया है और साथ में मुझे मूलधन दिया है, अगर मूलधन और मिस धन का मैं अंतर लूंगा तो मुझे मिल जाएगा ब्याज। तो मिस धन मेरे पास है 15,360 और मूलधन है मेरे पास 12,000। तो इन दोनों का अंतर जो होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा कितना ब्याज प्राप्त हुआ। तो इन दोनों का अंतर हो जाएगा मेरे पास 0, 6, 3 और जी 3। तो 3360 मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोर्ड मास का, ये भी हमारा एग्जाम में पूछा गया था यूपीएससी के। क्वेश्चन क्या है हमारा, मैं पढ़ देता हूँ। देखो यहाँ पे बोर्ड मास का एक रूल होता है हमारा, क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट खोलते हैं, उसके बाद का खोलते हैं, उसके बाद हम खोलते हैं बोर्ड मास। यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्सट्रैक्ट, यानी कि पहले ब्रैकेट और ब्रैकेट में सबसे छोटा, फिर उसके बाद मंझला और उसके बाद फिर सबसे बड़ा कोष्ठ खोलते हैं। यहाँ पे सबसे छोटा कोष्ठ में मुझे मान दिया गया है 5 + 8 गुना 2 - 20। तो सबसे पहले हम गुना करेंगे किसकी, 8 में 2 की, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। 16 प्लस का और प्लस का 5, 16 और 5 हो जाएंगे 21 और 21 में से घटाएंगे 20। तो छोटे कोष्ठ का जो मान आएगा बाहर निकल के वो आएगा 1। 1 भाग करेगा 15 को तो 15 ही रह जाएगा। 20 और 15 का अंतर लेंगे, 20 और 15 का अंतर लेंगे तो मंझला कोष्ठ की वैल्यू आ जाएगी बाहर निकल के 5, और 5 घटेगा किस में से जी, 80 में से। तो हमारा लास्ट में जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा जी 75। बहुत ही आसान और सरल प्रश्न था। 75 के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, 12,000 रुपये की राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से निवेशित की जाती है, जो अर्धवार्षिक रूप से क्या होता है जी, संयोजित होता है हमारा। 1 वर्ष के बाद में कुल राशि हमें बताना है कितनी ज्ञात होगी हमें। तो 4% की हमारी वार्षिक दर है, तो हम कहेंगे अर्धवार्षिक है, तो यानी कि ब्याज की दर हमारी 4 से घट के हो जाएगी क्या, 2%। यानी कि 2% हमारी पहले 6 माह में मिलेगी, अगले 6 माह में भी हमें कितना मिलेगा, 2%। तो यानी कि इस प्रकार 2% से हम कई बार ब्याज लेंगे, 2 बार। अब 2% को अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में देखें तो कितना हो जाएगा, दोनों का जोड़ 4 और दोनों के गुना बटे 100, यानी कि ये हो जाएगा 2 2 4 पॉइंट, दोनों गुना बटे 100 यानी कि 2 दूनी 4, 2 के बाद दशमलव यानी कि 0 4, यानी कि 2% की दर से अगर हम 2 बार ब्याज लेंगे तो 2% 2 बार ब्याज में इकट्ठा कितना ब्याज मिलेगा हमें, 4.04%। तो यानी कि 12,000 का देखिए कितना मिल जाएगा, 12,000 का कितना है जी मेरे पास 4.04%। तो यहाँ पे मैं इसका ब्याज निकाल लूँगा तो मेरे पास कितना ब्याज आएगा, इसके 2 पॉइंट से 2 जीरो से पॉइंट हट जाएगा हमारा, यहाँ से 0 से 0, 12 के गुना करेंगे 404 में, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और बटे हो जाएगा 10, बटे 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास ब्याज 484 रुपये 80 पैसे। तो यानी कि 12,000 में 484 रुपये 80 पैसे जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल धन कितना प्राप्त होगा। तो 12,000 में इन्हें जोड़ देते हैं हम, 1 जीरो और लगा के हम पॉइंट में, तो ये टोटल जोड़ जो हमारा आएगा वो आएगा 12,484 रुपये 80 पैसे। ये मेरी ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन बी में राइट, 12,484 रुपये 80 पैसे। क्वेश्चन नंबर 5, किसी वस्तु को 1500 रुपये बेचने से अर्जित लाभ उस वस्तु के 1,000 रुपये बेचने से हुई हानि प्रतिशत के बराबर है, तो 30% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाए। देखो लाभ हमारा जब होता है जब हम विक्रय अधिक होता है किससे, क्रय से, यानी कि सेलिंग प्राइस अधिक होता है आपका क्रय से, यानी कि कॉस्ट प्राइस से, क्रय से, यानी कि एसपी अधिक होता है किससे, सीपी से। और हानि कब होती है, जब हमारा क्रय अधिक हो जाता है किससे, क्रय मूल्य अधिक हो जाता है विक्रय से, यानी कि जब विक्रय कम रह जाता है क्रय अधिक रह जाता है, यानी कि
CP माइनस SP जब हमारा हानि कैलकुलेट होता है। तो ये बेसिक दो बात हमें पता होनी चाहिए। अब उसके बाद हम देखते हैं करियर निकालते हैं। सबसे पहले करियर मान लेता हूँ मैं, उसके बाद करियर x था, तो जब 1500 में बेचा तो हानि लाभ कितना आया होगा, तो मैं कह सकता हूँ जी 1500 माइनस x बराबर विक्रिया माइनस करियर बराबर लाभ, और करियर माइनस विक्रिया यानी कि x माइनस 1000। तो ये दोनों मेरे रेट आ गए किसके, ये मेरा लाभ आ गया और ये इधर आ गया मेरा हानि। लाभ हानि दोनों बराबर दिया गया है, तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू फाइंड करूंगा तो ये x इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर 1500 प्लस 1000 यानी कि कितना 2500। तो x की वैल्यू निकालता और मेरा करियर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी जी 2500 को भाग 2 से करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1250 रुपये मेरा करियर मूल्य आ जाएगा। तो मुझे 30% का लाभ पे बेचना उस वस्तु को जो खरीदी थी मैंने कितने 1250 में। तो 30% का लाभ लेने के लिए 100 प्लस 30 यानी कि करियर मूल्य का 130% निकाल लगे तो आपको 30% के लाभ का करियर मूल्य आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल, 13 गुना 125, 13 पंजे 65 का 5 का हासिल लग गए 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 32 हासिल लग गए 3, 13 कम 13, 13 और 3 16, यानी कि वस्तु बेचनी पड़ेगी कितने में जी 1625 रुपये में, अगर उसे लाभ चाहिए 30% का। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 5 के लिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिया और नेहा का वेतन 5-7 के अनुपात में, प्रत्येक के वेतन में 3500 रुपये की वृद्धि के बाद नए वेतन का अनुपात 11:15 हो जाता है। नेहा का पिछला वेतन ज्ञात कीजिए। देखो जी नेहा का वेतन मुझे निकालना और नेहा का अनुपात मेरे पास है जी 7, तो 7 से कौन सी ऑप्शन हमारी डिवाइड होती है, देखो 42 होती है और जी 49 होती है, 45 और हमारा 52,000 नहीं होगी। तो इन दोनों में मेरा आंसर ऑप्शन में आएगा। तो देखते हैं हम बनाते हैं यहाँ पे सवाल। देखो 5 अनुपात है प्रिया का, 7 है मेरा नेहा का, उनके प्रत्येक में कितने दोनों के वेतन में बढ़ोतरी होती है 3500 रुपये की, उसको रख लेते हैं हम साइड में। और नया अनुपात जो हो जाता है वो हो जाता है 11:15। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जो निचला अनुपात है उसके अंतर यानी कि 4 की गुना करूँगा जो दोनों की बढ़ोतरी यानी कि 3500 रुपये में, और उस गुना को डिवाइड करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई के अंतर से, यानी कि 15 5 75, 11 7 77, 77 और 75 का जो अंतर आएगा वो आएगा मेरे पास जी 2 से भाग करूँगा इस गुना को तो मेरे पास आ जाएगा 3500 का डबल हो जाएगा 7000। तो यानी कि 7000 की अगर गुना मैं ऊपरले अनुपात में कर दूं जो पहला है मेरा वेतन, तो मुझे पता लग जाएगा नेहा का कुल वेतन कितना है। तो नेहा का प्रिया का तो 5 का अनुपात है, नेहा का 7 का, तो 7 में गुना करेंगे किसकी जी 7000 की, 7000 की 7 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा जी मेरे पास नेहा का वेतन के लिए 49,000 रुपये। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा जी 49, जो कि ऑप्शन सी में राइट दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी संख्या का 2/3 यानी कि 2/3 यानी कि 2/3 में संख्या मानने की वह संख्या x है जी, x का 2/3 बराबर किसके है 7800 का, किसके 7800 के 30% के बराबर। तो वह संख्या बतानी मुझे, तो 7800 का 30% निकाल लूँ तो संख्या के 2/3 के बराबर मेरा आ जाएगा। तो मैं 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 78 गुना 30 बराबर किसके जी x का 2/3। तो मैं क्या करूँगा, यू 3 तो चले जाएगा इधर गुना में और भाग करेगा जी क्या हमारा 2, 3 गुना में चले जाकर भाग करेगा 2, तो मेरा आंसर आ जाएगा किसके लिए संख्या के लिए। तो 30 का आधा हो जाएगा 15, 15 गुना करूँगा 3 में तो 45, यानी कि 78 की साथ गुना करा दीजिए 45 के, तो मेरा गुना आ जाएगी संख्या के लिए। वह संख्या क्या है, 5 8 40 का 4 का हासिल लगे 4, 8 चौक 32 और 35 हो गए 57, 57 और 4 हो गए 61, हासिल लग गए 6, 7 चौक 28, 28 और 6 हो जाएगा 34, यानी कि 3410 मेरा आंसर आना चाहिए। किस संख्या का 2/3 7800 का 60%, सॉरी 60% था मैंने निकाला 30, तो यानी कि यहाँ पे बस मुझे क्या करना है 60% की वैल्यू रख लेनी है। तो यानी कि 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, इसका हाफ हो जाएगा मेरा 30, 30 की गुना करूँगा 3 में तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, मैं एक बार रफ कर लेता हूँ,
30 या 90, यानी कि 90 गुना 78, 78 गुना 90। तो जीरो पीछे रखेंगे हम और गुना लगा देंगे 9 की 78 में। नोट 72 का हासिल लग गए 7, 9 7 63, 63 और 7 हो जाएगा मेरे पास 70, यानी कि मेरा आंसर होगा फाइनल 7020। 7020 के लिए ऑप्शन दी गई है राइट सी। दो संख्या का महत्तम 48 है, लघुत्तम 3456 है, उनमें से एक संख्या 768 है, दूसरी संख्या बताने। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हमारा होता है जब हम निकालते हैं इस प्रकार के सवाल महत्तम में, कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। बहुत सिंपल सा सवाल है हमारा ये। एलसीएम मुझे दिया गया है कितना 3456 और एचसीएफ दिया गया है मुझे 48, और मुझे पहली संख्या दी गई है 768, तो मुझे निकालनी जी दूसरी। तो दूसरी संख्या मुझे फाइंड करनी, तो इस गुणनफल को भाग करूँगा 768 से। 768 से भाग करने पर मेरा आंसर आ जाएगा 12 छिक 72, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 4 से काट के फिर 64 को 4 कम 4 बच गए 2, 4 छिक 24, 16 से काट के इसका 16 दूनी 32, हासिल लग गए 2 हो गए 25, 16 कम 16 बच गए मेरे पास 16 और 25 का अंतर 9 हो गए 96, 16 छिकम 96। तो यानी कि 3456 कट जाएगा 16 से 216 बार। 216 जो मेरा वैल्यू होगी किसकी होगी जी, वह दूसरी संख्या के मान के लिए। तो 216 मेरा ऑप्शन किस में दिया गया है, ऑप्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक्स वाई जेड और डब्ल्यू चार क्रमागत विषम संख्या ओड नंबर है, उनका औसत चम्मन है एक्स प्लस डब्ल्यू और वाई प्लस जेड का अंतर बताना मुझे। तो देखिए इनका औसत चम्मन है लगातार चार विषम संख्याओं का, तो 2 चम्मन से पहले और 2 चम्मन से बाद हम संख्या देख लेते हैं विषम। तो ये विषम 53 होगी, इससे पहले 53 से पहले होगी विषम 51, और चम्मन के बाद विषम होगी 55 और 55 के बाद होगी 57। तो यानी कि मेरा x का मान तो हो जाएगा मेरा 51, y का मान हो जाएगा 53 और z का मान हो जाएगा मेरे पास 55 और w का मान हो जाएगा 53। x प्लस डब्ल्यू यानी 51 प्लस कितना हो जाएगा जी x प्लस, अगर मैं w करता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा 51 प्लस 57, अर्थात इन दोनों का जोड़ आ जाएगा 108। उसके बाद बताना जी y प्लस जेड, y का मान मेरे पास यहाँ 53 है और जी z का मान मेरे पास है जी यहाँ पे 55। 55 और 53 फिर जोड़ूंगा मैं, 55 53 का जोड़ भी मेरे पास कितना आएगा जी 108 ही आएगा। तो इनका अंतर बताना था, तो दोनों का अंतर लूंगा तो मेरे पास अंतर आएगा 0। 0 के लिए मेरे पास ऑप्शन है जी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, एक कार शहर ए से बी तक 50 किलोमीटर की चाल से, यानी कि 2 शहर है हमारे पास ए और बी। जाते टाइम कार की चाल है जी 50 किलोमीटर प्रति घंटा और आते टाइम उसकी चाल है वापसी में 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मुझे बताना है सवाल में पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है। तो देखो जहाँ आने और जाने की दूरी बराबर हो और वहाँ पे मैं औसत चाल निकालनी हो, तो वहाँ हमारे पास औसत चाल निकालने का फॉर्मूला होता है 2xy बटे x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो 2 का मान हमारा सूत्र से है, x का मान हमारे पास 50 है और y का मान हमारे पास 80 है। दोनों की गुणनफल बटे दोनों का जोड़, यानी कि 50 और 80 का जोड़ हो जाएगा 130। 0 से 0 कट गई, 8 पंजे 40 और 400 का डबल हो जाएगा जी मेरे पास 800। 800 को डिवाइड करूँगा मैं 13 से, तो 13 छिक्का 78 बच गए 2, तो 13 कम 13 यानी कि 61 पॉइंट समथिंग मेरा आंसर आएगा। तो 61 पॉइंट समथिंग मेरी ऑप्शन है जी ऑप्शन डी में। आगे मैं सोल्व नहीं करूँगा, तो मेरे लिए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 10 के लिए ऑप्शन डी। जहाँ दूरी अलग अलग होती है, जहाँ दूरी अलग अलग होते हैं वहाँ पे औसत चाल निकालने का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ एडिशनल। जहाँ दूरी अलग अलग होते हैं वहाँ पे औसत चाल निकालने का फॉर्मूला होता है जी कुल दूरी बटे कुल समय। तो वहाँ पे जहाँ अलग अलग दूरी होगी वहाँ पे अगर फॉर्मूला मैं निकालना है औसत चाल के लिए, तो वहाँ पे कुल दूरी बटे
कुल समय फॉर्मूला लगातार। यही क्वेश्चन हमारा ज़्यादातर मोस्टली इस सूत्र पे ही सवाल दिए जाते हैं, ऐसे सिंपल सवाल नहीं दिए जाते। तो आज का 20% आपकी स्क्रीन पे 10%, 20% और 30% के समतुल एकल बट्टा बताना, यानी कि इन तीनों के इक्विवेलेंट एक बट्टा आपको बताना। ये आपके आंसर के लिए, क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होगा उसके लिए आप कमेंट करें अपना आंसर, राइट आंसर। नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मिलते हैं चमन में।